हेलो स्टूडेंट, परमाणु संरचना चैप्टर के अंदर अपने चैप्टर के लास्ट तक पहुंच चुके हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है परमाणु कक्षकों की आकृतियाँ। कि परमाणु जो कक्षक है उन कक्षकों की आकृतियाँ कैसी है। जैसे अपने जो कक्षक थे वो कौन कौन से अपने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। अपने को एस कक्षक, पी, डी और एफ, मुख्य रूप से इन चार कक्षकों की अपने यहाँ पर बात करते हैं। तो इन कक्षकों की आकृतियाँ देखेंगे, आकृतियाँ किस प्रकार से हैं। तो अपने जो श्रोडिंगर समीकरण से अपने को साई स्क्वायर का जो मान प्राप्त हुआ, इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता को जो प्रदर्शित किया, उस प्रायिकता के अंदर कल अपने वक्र देखे थे और उस वक्रों के आधार पर अपने एस कक्षक की आकृति खोजने की कोशिश की गई थी कि एस कक्षक की आकृति कैसी है। तो इसको अपने देखा था कि यहाँ पर अपने इसको घनत्व के रूप में प्रदर्शित करता हूँ। तो जैसे ये नाभिक है और नाभिक के पास में अपने इसमें बताया था कि जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं, नाभिक से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की जो प्रायिकता है, वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती जाती है, घटती जाती है। नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता ज़्यादा है एस कक्षक में और नाभिक से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो घट रही है। अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। फिर इसके बाद में अपने एक ऐसी जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की प्रायिकता बिल्कुल क्या होगी, समाप्त हो गई। फिर धीरे धीरे वापस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता या जो अपने कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो बढ़ने लगा। ठीक है, तो वो बढ़ा और फिर उसके बाद में फिर वो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरह से अपने कल वक्रों के रूप में इसको प्रदर्शित किया था, आज इलेक्ट्रॉन घनत्व के रूप में बता रहा हूँ। तो ये जो पहला जो कक्षक था वो कौन सा था, 1s था और दूसरा कौन सा था, 2s था। तो 1s और 2s के बीच में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, उस जगह को अपने जो नाम दिया था उसे अपने नाम दिया था नोडीय सतह। अपने बोला था कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो शून्य होती है। और इसको अपने ज्ञात करने का जो सूत्र था वो आपने बताया था n-1 किसके लिए, एस कक्षकों के लिए नोडीय सतहों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, n-1। n क्या है, ऊर्जा स्तर है, n का मान ऊर्जा स्तर है, n बराबर 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते जाते हैं। ठीक है। तो जैसे अपने बात करें कि 1s के लिए अगर नोडीय सतहों की अगर संख्या पूछता है तो 1s के लिए नोडीय सतहों की संख्या 0, 2s के लिए अगर पूछे तो 1, 3s के लिए अगर पूछता है तो 2। तो इस तरह से नोडीय सतहों की संख्या आ जाती है। ठीक है। तो ये दोगे अपने पास एस कक्षक की आकृति। अर्थात अपने जो एस कक्षक की आकृति यहाँ से अपने को पता चलता है कि नाभिक के चारों तरफ समान रूप से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता होती है। इसके आधार अपने कह सकते हैं कि जो एस कक्षक की जो आकृति है वो एस कक्षक की आकृति कैसी है, गोलाकार आकृति लिए हुए होता है। एस कक्षक किस प्रकार की आकृति लिए हुए होता है, गोलाकार आकृति लिए हुए होता है और जिसके अंदर दिशात्मक गुण नहीं होता है। ठीक है। तो एस कक्षक गोलाकार आकृति लिए हुए हैं और जिसके अंदर दिशात्मक गुण नहीं होता है। ठीक है। तो ऐसे कक्षक को अपने क्या बोला जाता है, एस कक्षक बोला जाता है जो गोलाकार आकृति लिए हुए होता है और जिसके अंदर दिशात्मक गुण नहीं होता है। अदिशात्मक प्रकृति का जो कक्षक है उसे अपने क्या कहा जाता है, एस कक्षक कहा जाता है। ठीक है। अब एस कक्षक के बाद में दूसरे कक्षक की अगर अपने बात करते हैं जो कौन सा है, एस के बाद में दूसरा कक्षक आता है पी कक्षक। तो पी कक्षक के ऊपर अगर अपने बात करें कि पी कक्षक किस प्रकार का है या इसकी जो आकृति कैसी है, तो पी कक्षक के बारे में अगर अपने डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर अपने बताया गया है कि जो पी कक्षक है, पी कक्षक में प्रत्येक पी कक्षक में 2 भाग होते हैं जिन्हें पालियाँ कहा जाता है। ठीक है। तो अपने कहेंगे पी कक्षक में कितने भाग होते हैं, 2 भाग हैं और इन 2 भागों को अपने क्या कहा जाता है, पालियाँ कहा जाता है। ठीक है। पी कक्षक के 2 भाग हैं और इनको क्या कहा जाता है, पालियाँ कहा जाता है। पालियाँ या जिसे अपने लोब्स बोल सकते हैं, पालियाँ, या इसे इंग्लिश में देखें तो इसको क्या बोला जा सकता है, लोब्स। तो प्रत्येक पी कक्षक के 2 भाग हैं और उन 2 भागों को क्या कहा जाएगा, पालियाँ या लोब्स कहा जाएगा। अर्थात इसकी जो सतह का जो आरेख है अपने कह सकते हैं ये गोला, जैसे एस कक्षक की जो आकृति थी वो गोलाकार थी, इसकी जो आकृति है वो गोलाकार नहीं होती है। ठीक है। ये क्या होता है, नाभिक से गुजरने वाले तल के दोनों ओर स्थित होता है। पी कक्षक क्या होता है, जैसे ये नाभिक हो गया। ठीक है। तो नाभिक से गुजरने वाले तल के दोनों तरफ स्थित होगा, ये इस तरह से ये होता है पी कक्षक। नाभिक से गुजरने वाले तल के दोनों तरफ स्थित रहता है। जबकि एस कक्षक कैसा था, गोलाकार था। तो ये नाभिक से गुजरने वाले तल के दोनों तरफ स्थित है। अर्थात इसकी जो आकृति अपने कह सकते हैं कि इसकी आकृति कैसी है, डंबलाकार है।
डंबल के जैसे इसकी आकृति है। अपने पी कक्षक की जो आकृति के बाद में बात करेंगे तो आकृति कैसी आती है, यहाँ पर अपने इसकी आकृति के बारे में ये कहा जा सकता है कि पी कक्षक में दो पालियाँ हैं, अर्थात ये डंबलाकार आकृति लिए हुए होते हैं, जहाँ पर ये दोनों पालियाँ एक दूसरे को स्पर्श करती है। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों पालियाँ एक दूसरे को स्पर्श करती है। जैसे अगर मैं इसको बनाऊँ यहाँ पर नाभिक को ना प्रदर्शित करके सिर्फ इन पालियों को प्रदर्शित करता हूँ, तो ये कहता है जहाँ पर ये दोनों पालियाँ एक दूसरे को स्पर्श करती है, इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रायिकता घनत्व क्या होता है, शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रायिकता घनत्व, इस बिंदु पर जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रायिकता घनत्व होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। जहाँ पर ये दोनों पालियाँ एक दूसरे को स्पर्श करेगी उस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन का जो प्रायिकता घनत्व है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पर अर्थात ये इसके लिए क्या हो गया, नोडीय सतह होगी। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता घनत्व शून्य होता है उसे क्या बोल दिया जाता है, नोडीय सतह बोल दिया जाएगा। तो ये पी कक्षक के लिए नोडीय सतह है। अब अपने बताएं कि पी कक्षक तो तीन होते हैं, कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तीन पी कक्षक होते हैं हमारे पास। तो इन तीन पी कक्षकों के लिए बारे में यह कह रहा है कि इन तीनों पी कक्षकों की जो ऊर्जा होती है वो समान होती है। ठीक है, इन तीनों पी कक्षकों की क्या है, ऊर्जा समान है। ठीक है, भिन्न क्या है, तो इनका जो अभिविन्यास है वो अभिविन्यास कैसा रहता है, भिन्न रहता है। ठीक है, ऊर्जा समान होती है इन पी कक्षकों की, तीनों पी कक्षकों की, लेकिन इनका जो अभिविन्यास है वो अभिविन्यास भिन्न रहता है। ये जो पी पालियाँ हैं देखिए अपने एक्स, वाई और जेड तीनों अक्षों के ऊपर ये निर्देशित रहती है। इसके कारण से अपने कहते हैं कि यहाँ पर ये तीनों की जो अभिविन्यास है वो अभिविन्यास क्या होता है, इनका अलग प्रकार का देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपने बात करें कि इसके अंदर जो नोडों की जो संख्या है, ठीक है, इसके नोडों की संख्या को अगर अपने को निकालना हो तो इसके लिए सूत्र आता है n-2। ये क्या हो गया, पी कक्षक के लिए नोडों की संख्या निकालने का सूत्र हो गया, क्या हो गया, नोडों की संख्या निकालने का सूत्र। अब जैसे वहाँ पर अपने नोड ये सतह तो पहले नाम दे चुके हैं, तो इसको अपने क्या नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे त्रिज्या नोड। थोड़ा सा अलग तो करना पड़ेगा अपने को, दोनों जो नाम है वो सेम रहेगा, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, त्रिज्या नोड अपने बोल दिया जाता है। तो पी कक्षक में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का जो प्रायिकता घनत्व शून्य होता है उसे अपने क्या नाम दिया जाता है, त्रिज्या नोड इसे कहा जाता है। और इसको निकालने का जो सूत्र है वो क्या हो जाता है, n-2 हो जाता है। अब n-2 के लिए अगर देखते हैं, जैसे 2p के लिए देखें तो 2p के लिए अगर n-2 में करेंगे तो त्रिज्या नोडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 0। 3p के लिए देखते हैं तो त्रिज्या नोडों की संख्या कितनी आ जाती है, 1। और 4p के लिए देखते हैं तो त्रिज्या नोडों की संख्या कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। ठीक है, तो ये त्रिज्या नोडों की संख्या निकालने की जो सूत्र हो जाता है, किस तरह से अपने त्रिज्या नोडों को निकाला जा सकता है। अब अपने कहा कि ये तीनों अक्षों पर अभिविन्यासित रहता है, तो तीनों अक्षों के आधार पर अपने इसकी जो आकृति बताई पी की वो डंबलाकार है, अर्थात इसके अंदर दिशात्मक गुण होता है। पी कक्षक के अंदर अपने बात करेंगे कैसा गुण है, डंबलाकार आकृति है और ये दिशात्मक गुण लिए हुए होता है। जैसे एस कक्षक था उसमें दिशात्मक गुण नहीं था, जबकि इसमें क्या पाया जाता है, दिशात्मक गुण पाया जाता है। तो ये तीन अक्ष होगी, जैसे अपने पास एक्स, वाई और जेड तीन अक्ष हैं, और इन तीनों अक्षों के ऊपर इसकी पालियों को अगर अपने प्रदर्शित किया जाए तो जैसे ये एक्स अक्ष है, ये वाई ले ली जाए और ये जेड ले ली जाए। तो सबसे पहले अपने कहते हैं कि अगर ये पी एक्स है तो पी एक्स की जो आकृति है वो इस प्रकार की हो जाएगी। इसी तरह से अगर पी वाई की अगर अपने बात करें तो इस अक्ष को अपने वाई अक्ष कहा था। ठीक है, तो ये आकृति होगी पी वाई की, और इस अक्ष को अपने पी जेड नाम दिया था, तो ये आकृति किसकी होगी, पी जेड कक्ष की होगी। तो ऊर्जा समान है, अंतर क्या आया, इनके अभिविन्यास में अपने को अंतर देखने को मिलता है। तीनों का जो अभिविन्यास है वो अभिविन्यास क्या हो रहा है, पृथक पृथक प्रकार का अपने इनका अभिविन्यास देखने को मिलता है। और पी कक्षक में अपने अगर बात करें तो यहाँ पर इनके अंदर दिशात्मक गुण पाया जाता है। पी कक्षक कैसा होता है, दिशात्मक प्रकृति का होता है। ठीक है, तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड कक्षक हो गए, जिनकी आकृति कैसी है, डंबलाकार आकृति लिए हुए होता है। और नाभिक के पास का एक ऐसा बिंदु जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता घनत्व क्या होता है, इसमें शून्य होता है। जहाँ पर दोनों पालियाँ आपस में आकर मिलती है वहाँ पर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का जो घनत्व है, प्रायिकता घनत्व, वो क्या हो जाता है, शून्य
हो जाता है। ठीक है, अब अपने बात करेंगे पी कक्षक के बाद में नेक्स्ट जो कक्षक हमारा है वो है डी कक्षक। तो डी कक्षक की आकृति बात करते हैं कि डी कक्षक की जो आकृति है वो कैसी है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि जो डी कक्षक की आकृति है वो है डबल डमलाकार। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं कि ये जो आकृति है वो द्वि डमलाकार आकृति इसकी होती है। ठीक है, पी कक्षक की जो डी कक्षक की जो आकृति है वो कैसी है, द्विडमलाकार आकृति ये वे लिए हुए होता है। ठीक है, अब द्विडमलाकार आकृति के अंदर अपने पास यहाँ अगर अपने बात करें अगर देखा जाए इसके अंदर तो अपने पास जैसे कक्षक थे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, तो इनकी अगर आकृतियाँ बनाता हूँ मैं द्विडमलाकार आकृति, तो 3 अक्षें थी हमारे पास। सबसे पहले अपने बात करें यहाँ पर कौन सी बात करते हैं हमने डी एक्स वाई की, तो अपने डी एक्स वाई का मतलब क्या हो गया, एक्स वाई, एक्स और वाई अक्ष के बीच में, तो दो ही अक्ष मैं ले लेता हूँ, उससे अपने आसानी से इसको समझा जा सकता है। जैसे इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, तो ये एक्स और वाई कक्षक के बीच में इनके क्या पाए जाते हैं, डंबल पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी जैसे इसको डी वाई जेड माने, तो मैं इसको यहाँ पर y थी तो अपने इसको z मान लिया जाएगा। तो ये डी वाई जेड हो गया। फिर इसको z और इसको अगर x मान लिया जाए तो ये होगी आकृति डी जेड एक्स। फिर डी एक्स स्क्वेयर माइनस डी वाई स्क्वेयर, तो इसको x और इसको y के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की जो आकृति है वो अक्षों के ऊपर है। देखो अंतर, देखो इसमें क्या है, मुख्य अंतर ये देखने को मिल रहा है, इन तीनों की जो आकृतियाँ थी, इनकी जो पालियाँ थी, वो पालियाँ अक्षों के बीच में दिखाई दे रही है, जबकि डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की जो पाली आ रही है वो अक्ष के ऊपर आ रही है। इसी तरह से डी जेड स्क्वेयर की बात करें तो ये जैसे जेड अक्ष है, तो जेड स्क्वेयर की जो दोनों की दोनों पालियाँ होंगी वो एक ही अपने बात कर सकते हैं कि एक ही जो अक्ष के ऊपर होती है। जैसे यहाँ पर इसको पहली को अपने प्रदर्शित किया गया, इसी तरह से दूसरी ओर अपने बात करें यहाँ पर, तो ये इसी तरह से इसी के ऊपर ही दूसरी होती है। ठीक है, तो इसको वो प्रदर्शित कैसे करता है, इसको वो इस तरह से प्रदर्शित कर देता है। ठीक है, ये एक बना देता है वो, और दूसरी को यहाँ पर इसके ऊपर सर्कल लगा देता है वो इस तरह से। तो ये जो आकृति है वो आकृति किसकी हो जाती है, डी जेड स्क्वेयर की आकृति हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो, अपने यहाँ पर देखने को क्या मिला कि जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स की जो आकृति है वो आकृतियाँ तो कैसी हैं, अक्षों के बीच में इनकी पालियाँ स्थित हैं, जबकि डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर की जो पालियाँ हैं वो कहाँ हैं, अक्षों के ऊपर स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से इनकी यहाँ पर पालियाँ पाई जाती है। अब यहाँ पर अपने बात करें कि इसके अंदर जो नोड होंगे उन नोडों को क्या कहा जाता है, कोणीय नोड कहा जाता है। अर्थात इसके अंदर 2 तल होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कोणीय नोड। और कोणीय नोडों की संख्या निकालने का जो सूत्र है, ठीक है, नोड तो अपने पास यहाँ पर मतलब दिया गया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, 0 होता है। तो कोणीय नोड निकालने का सूत्र हो गया n माइनस l माइनस 1, ये सूत्र हो गया कोणीय नोड निकालने का सूत्र है n माइनस l माइनस 1। ठीक है, ठीक है, तो ये अपने पास हो गया इसका सूत्र ज्ञात करने का, किस तरह से अपने इसको ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अपने पास अलग अलग प्रकार की आकृतियां होगी। अब बात करें जो नेक्स्ट जो कक्षक है वो कौन सा है, हमारा F कक्षक है। तो F कक्षक की अगर मैं बात करता हूं तो F कक्षक की आकृति जटिल आकृति होती है, जिसे अपने कहें कि बोर्ड के ऊपर बनाया नहीं जा सकता है, इसको बनाया नहीं जा सकता है, जटिल, या अपने इसको कह सकते हैं कि ये कैसी आकृति है, एक त्रिविमीय आकृति है। तो त्रिविमीय या जटिल आकृति होने की वजह से F कक्षक की आकृति को अपने यहाँ पर
नहीं बना सकते हैं। अब अपने देखें कि जो नेक्स्ट बात करें कि जो नोडों की जो कुल संख्या है, अगर नोडों की कुल संख्या अगर अपने को निकालनी पड़े तो नोडों की कुल संख्या कैसे निकालते हैं, तो वो कहता है कि नोडों की जो कुल संख्या है वो कोणीय नोड और त्रिज्य नोड का योग होती है। कोणीय नोड और त्रिज्य नोड का योग होती है, उसे अपने क्या कहा जाता है, नोडों की कुल संख्या कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपने यहाँ पर जो परमाणु कक्षकों की आकृतियों के बारे में अध्ययन कर लिया। एस कक्षक की जो आकृति गोलाकार, पी की आकृति डमलाकार और डी कक्षक की जो आकृति है वो द्विडमलाकार आकृति लिए हुए होता है। तो इस तरह से विभिन्न कक्षकों की अपनी आकृतियों के बारे में बात की। और एफ कक्षक की जो आकृति बताई वो अपने कहा कि जो एफ कक्षक की आकृति है वो एफ कक्षक की आकृति कैसी होती है, एक जटिल आकृति लिए हुए होता है, इसके लिए अपने इसको यहाँ पर बनाया नहीं। ठीक है, तो ये आकृतियों का जो पार्ट है वो आकृतियों का पार्ट अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं, वो है कक्षकों की ऊर्जाएं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कक्षकों की ऊर्जाएं। कक्षकों की ऊर्जा की बात करूंगा मैं। ठीक है, कि ऊर्जाएं इनकी कैसी रहती हैं, उन ऊर्जाओं की यहाँ पर अपने बात करेंगे, किस प्रकार से अपनी इनकी ऊर्जाओं का जो मान है वो ऊर्जाओं का मान अपने को इसका प्राप्त होता है। तो ये जो टॉपिक है हमारा कक्षकों की ऊर्जाएं। ठीक है, तो इस कक्षकों की ऊर्जाओं के अंदर अगर अपने बात करें तो यहाँ पर अपने ऊर्जा के रूप में अगर देखा जाए तो अपने को पता है कि जो 1s, सबसे पहले कक्षक कौन सा आता है 1s, 1s के बाद में कौन सा आएगा 2s और कौन सा आएगा 2p, फिर इसके बाद में 3s, 3p, 3d कक्षक देखने को मिलेगा अपने को। ठीक है, इसके बाद में अपने को जो कक्षक देखने को मिलते हैं वो कौन से हो जाते हैं 4s, 4p, 4d, 4f, और इसके बाद में अपने पास जैसे उत्तरांतर रूप से आगे की तरफ क्या करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये कक्षकों की जो ऊर्जाएं हो गई। अब इस ऊर्जाओं के अंदर अपने जैसे बात करते हैं कि S की जो आकृति है गोलाकार, P की डमलाकार, D की डबल डमलाकार आकृति ये लिए हुए होते हैं। तो यहाँ पर अगर अपने बात करें जो जैसे अपने बात करेंगे 2S 2P कक्षकों की जो आकृतियाँ क्या है भिन्न भिन्न है, लेकिन फिर भी इन दोनों की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा क्या होती है, लगभग बराबर होती है। तो ऐसे कक्षक जिनकी इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है बराबर होती है या समान ऊर्जा वाले जो कक्षक होते हैं उसे अपने क्या कहा जाता है, समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। ठीक है, जो मैंने ऊर्जा का जो लेवल बताया, ठीक है, तो उसके अंदर अपने देखा कि ठीक है जी, यहाँ पर S और P की जो आकृति है वो भिन्न है, इसी तरह से SP-D की आकृति भिन्न है, SP-D-F की आकृति भिन्न है, लेकिन इनकी ऊर्जाएं क्या है, समान है। तो अपने कहें कि वे कक्षक जिनकी ऊर्जाएं समान होती हैं, वे कक्षक जिनकी ऊर्जा समान होती है उन्हें क्या कहा जाता है, समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। ठीक है, तो समान ऊर्जा वाले कक्षकों को क्या नाम दिया जाएगा, समभ्रंश कक्षक नाम दिया जाता है। ठीक है, अब अगर अपने बात करें कि सामान्य रूप से अगर SP-DF की ऊर्जाओं की अगर अपने बात करें, अगर ऊर्जाओं का अगर क्रम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है वो किसकी होती है, S, फिर P, फिर D और फिर F कक्षक की होती है। ठीक है, अगर उपकोषों की ऊर्जाओं की बात करते हैं, ये तो कोश की ऊर्जा देखी थी अपने, यहाँ पर मैं बात कर रहा था किसकी, कोश की। तो कोश की ऊर्जा का क्रम ये होता है और उपकोष की ऊर्जा का क्रम ये है। तो उपकोष की ऊर्जा का क्रम क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, समभ्रंश कक्षक अपने को समझ में आ गया। वे कक्षक जिनकी ऊर्जाएं समान होती है उन्हें क्या कहा जाता है, समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है वो है परिरक्षण प्रभाव।
परिरक्षण प्रभाव किसे कहा जाता है, या इसे अपने शील्डिंग इफेक्ट भी इसे नाम देते हैं। तो परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट क्या है? अपने देखें कि सामान्य रूप से अपने को पता है ये नाभिक हो गया, नाभिक के बाद में ये प्रथम ऊर्जा स्तर, ये द्वितीय ऊर्जा स्तर। अब जो द्वितीय ऊर्जा स्तर है वो सामान्य रूप से अपने यहाँ पर अगर बात करें तो वो दो तरह के कक्षकों से मिलकर बना हुआ है। द्वितीय ऊर्जा स्तर किससे मिलकर बना हुआ है? दो तरह के ऊर्जा स्तरों से मिलकर बना हुआ है। जैसे पहले में तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? 1s होता है, दूसरे में क्या होता है? 2s और क्या होता है? 2p होता है। इसी तरह से तीसरा ऊर्जा स्तर अगर देखा जाए तो वो कहता है कि तीसरा ऊर्जा स्तर सामान्यतः वो कहता है 3 तरह के ऊर्जा स्तरों से मिलकर बना हुआ होता है, 3 तरह के कक्षकों से मिलकर बना हुआ होता है। वो 3 तरह के ऊर्जा कक्षक कौन से हैं? जैसे इस पूरे को तो अपने नाम दे दिया कि ये पूरा तो कौन सा है? तीसरा ऊर्जा स्तर है। अब ये तीसरा 3 तरह से मिलकर बना हुआ है। अपने पास कौन कौन से हैं? 3s, 3p और 3d। ठीक है। इसी तरह से अगर चौथे की बात करता हूं तो वो कहता है कि चौथा ऊर्जा स्तर 4 तरह के ऊर्जा स्तरों से या ऊर्जा कक्षकों से मिलकर बना हुआ होता है। वो 4 तरह के कौन से हैं? ठीक है, तो इस पूरे को तो अपने नाम दे दिया चौथा कक्षक है ये, लेकिन चौथा 4 तरह से मिलकर बना हुआ है। वो कौन कौन से? 4s, 4p, 4d और 4f से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का जो ऊर्जा स्तर है उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। तो समपरिरक्षण प्रभाव क्या है? जब समभ्रष्ट तो कह दिया कि जिन कक्षकों की ऊर्जाएं क्या होती है? समान होती है, उनको समभ्रष्ट कक्षक कहा जाता है। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है कि सामान्यतः अभी अपने जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों के भरने के नियम करेंगे कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए उसमें नियम क्या होते हैं, तो नियमों की बात अपने करेंगे। तो उससे पहले जब नियमों की बात करेंगे तो अपने देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में भरे जाते हैं तो 4s और 3d में से अगर मैं बात करता हूं तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं? 4s कक्षक में भरे जाते हैं। कि अगर अपने इलेक्ट्रॉन भरने पड़े तो 4s और 3d में से इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेंगे? अपने 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं। जैसे अपने यहाँ पर बात करते हैं स्कैंडियम के लिए बात करते हैं, तो स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन विन्यास जो लिखता हूँ वो लिखता हूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब 3p के बाद देखो, 3p के बाद में कौन सा आ रहा है? 3d आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाता है? पहले 4s में, तो 4s2 और 4s में 2 करने के बाद में इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है? 3d में भरा जाता है। ठीक है, तो ये इनके अंदर थोड़ा सा अपने को अंतर देखने को मिलता है। ये चीज़ कैसे होती है ये अभी अपने कर्म करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता है उसके अंदर अपने इसको देखा जाएगा। लेकिन अपने अभी यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव की बात कर रहे हैं तो अपने देखा कि इलेक्ट्रॉन 3d में भरना चाहिए था पहले, लेकिन पहले किस में भर रहा है? 4s कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जा रहा है। तो अब जब 4s कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले भरा गया और 3d कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या करे जाएंगे? बाद में भरे जाएंगे। अब 4s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। तो आपने कहा कि ठीक है जी, इस 4s में ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो हमारी जो परमाणु की जो त्रिज्या होती है, वो परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? वो कहता है अगर 4s बाह्यतम कोश है, हमारा 4s कोश कौन सा हो गया? बाह्यतम कोश हो गया। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? वो कहता है कि नाभिक से बाह्यतम कोश की जो बीच की दूरी है उसे क्या कहा जाता है? परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। तो ये हमारे पास क्या बनती है? इसकी परमाणु की त्रिज्या बनती है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या क्या है? वो कहता है नाभिक से बाह्यतम कोश की जो बीच की दूरी है, नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? परमाणुवीय त्रिज्या कहा जाता है, जो परमाणुवीय आकार को क्या करती है? निर्धारित करती है। ठीक है, तो ये परमाणुवीय त्रिज्या होगी जो नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की है। अब आपने कहा कि 4s में इलेक्ट्रॉन 2 भर गए और 4s के बाद में अब इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? 3d में भरे जाएंगे। तो 3d में पहले 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम में बात करेंगे तो टाइटेनियम में 3d में कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। वेनेडियम में 3d में कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। तो इस तरह से उत्तरोत्तर क्रम में d के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे d में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, ये d के इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ क्या कर लेंगे? एक आवरण बना लेंगे। नाभिक को चारों तरफ से क्या कर लेंगे? d के इलेक्ट्रॉन घेर लेंगे। और नाभिक को जब d के इलेक्ट्रॉन घेर लेते हैं, अर्थात क्या कर लिया? परिरक्षित कर दिया, नाभिक को परिरक्षित कर लिया, नाभिक के चारों तरफ क्या कर लिया? एक आवरण बना लिया। ठीक है, अब आवरण बनने के बाद में क्या होगा? नाभिक का इस 4s के इलेक्ट्रॉन के प्रति जो आकर्षण है वो घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो ये इन्होंने क्या कर लिया? एक आवरण बना लिया। जैसे ही आवरण बनाएंगे तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के प्रति जो आकर्षण था वो आकर्षण क्या हो गया? घट गया।
और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि समान आवेशित कण एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो 3D के इलेक्ट्रॉन 4s के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। दूसरी चीज 3D के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, एक आवरण बना रहे हैं। दो बातें हुई ना, पहली बात कि 3D के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, एक आवरण बना रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात 3D के इलेक्ट्रॉन 4s के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अब प्रतिकर्षण के कारण से क्या होगा कि ये 4s के जो इलेक्ट्रॉन है या जो 4s जो कक्षक है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ खिसक जाता है, क्योंकि प्रतिकर्षण होगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे आकार में अपने को क्या देखने को मिलती है, वृद्धि देखने को मिलती है। तो परिरक्षण प्रभाव के कारण से होता क्या है कि परमाणुवीय आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, परमाणुवीय आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ये परिरक्षण प्रभाव है क्या, आंतरिक इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्य इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से परिरक्षण करना ही क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। तो क्या हुआ परिरक्षण प्रभाव, आपने कहा आंतरिक इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है, आंतरिक जो इलेक्ट्रॉन है, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, कौन से 3D जो इलेक्ट्रॉन है, आंतरिक इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्य इलेक्ट्रॉनों का, आंतरिक इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्य इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से, ठीक है, आंतरिक इलेक्ट्रॉन द्वारा बाह्य इलेक्ट्रॉन का नाभिक से परिरक्षण करना क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। तो मतलब ये जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक को चारों तरफ से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं, तो इसको एक आवरण बना दिया, जिसके कारण से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है जो 4s के इलेक्ट्रॉन है उससे ये इसको क्या कर देते हैं, परिरक्षित कर देते हैं, उसको बचा लेते हैं। इसी चीज को क्या कहा जाता है, परिरक्षण प्रभाव कहा जाता है। और परिरक्षण प्रभाव के कारण से जो परमाणुवीय आकार है वह परमाणुवीय आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। परमाणुवीय आकार में अपने को क्या देखने को मिलती है, वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये परिरक्षण प्रभाव था। इस परिरक्षण प्रभाव के बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, इसको बोलते हैं जेड और इसके पैर में लगा देते हैं इफेक्टिव। ठीक, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है, इसे कहेंगे नाभिक का कुल धनावेश जो इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी रहता है। नाभिक का कुल धनावेश जो इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी रहता है उसे अपने क्या कहा जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहा जाता है। तो नाभिक का जो कुल धनावेश है वो इलेक्ट्रॉन पर जब प्रभावी रहता है, कितना इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी रहता है उसे अपने क्या बोला जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात की। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने जो बात करेंगे अपने ऑफ बाउ नियम पर बात करेंगे कि ऑफ बाउ नियम क्या है।